हाँ बेटाओ, आज अपना 12वीं का यानी 12th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर है। तो अगला लेक्चर जब शुरू करते हैं तो हमेशा कहाँ से करते हैं, पिछले लेक्चर से। पिछला लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था वहीं से उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, परागण की परिभाषा पढ़ ली थी। ये जो परागण है ये क्या है, ये आपके तीसरे चैप्टर का पहला पोर्शन है। तीसरा चैप्टर जो है वो 4 पोर्शन में बटा हुआ है, ये और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये है चैप्टर 3, इसके 4 पोर्शन हैं, वो अपन को पढ़ने हैं। जैसे पहला पोर्शन क्या पढ़ना है, इसमें परागण पढ़ना है। दूसरा पोर्शन कौन सा आएगा, निषेचन। परागण जब कंप्लीट पढ़ लेंगे अपन, फिर उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन, एक संरचना बनती है भ्रूण कोश का विकास, इसको पढ़ेंगे अपन। और उसके बाद में फिर पढ़ते हैं हम किसका विकास, भ्रूण का विकास। ये आपको तीसरा चैप्टर इस तरीके से पढ़ना है। भ्रूण के विकास से आगे फिर इसमें क्या है, बीज का विकास भी पढ़ते हैं, बीज और फल का निर्माण। ये प्रक्रिया भी अपन भ्रूण के विकास के साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 को अपन ऐसे पढ़ना है। अभी हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला परागण पढ़ रहे हैं, ठीक है। हटा दो इसको। अब अपन क्या करना है, हाँ, तो अपन चल रहे थे, परागण की परिभाषा पढ़ी थी हमने पिछले लेक्चर में। परागण की परिभाषा के पश्चात परागण के प्रकार पढ़े। परागण 2 प्रकार का पढ़ा था, स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण के 2 प्रकार पढ़े थे, स्वयं युग्मन और अगला क्या था, एक अगला था सजातीय परागण, है ना। स्वयं युग्मन में क्या पढ़ा था हमने कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर गिरते हैं या परागित करते हैं तो वो कहलाता है स्वयं युग्मन। और सजातीय परागण में क्या पढ़ा था, एक पुष्प के परागकण यदि उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं तो वो कहलाता है सजातीय परागण, ठीक है। पर परागण की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं तो वो कहलाता है पर परागण। फिर उसके बाद हमने स्वयं परागण के अनुकूलन पढ़े थे, यानी कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं उन पुष्पों में जिनके कारण उनमें केवल कौन सा परागण संभव है, स्वयं परागण की क्रिया होती है। फिर हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ था पर परागण के अनुकूलन, है ना, यहीं चल रहे थे ना अपन। स्वयं परागण के अनुकूलन पढ़ने के बाद अब अपन को किसके अनुकूलन पढ़ने, पर परागण के। ऐसी कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं जिनके कारण किसी पुष्प में पर परागण ही संभव हो, उन चीज़ों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो क्या आती है, एक लिंगता। एक लिंगता शायद कल भी बताई थी आपको। एक लिंगता में क्या है, एक लिंगता में सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो पुष्प है, पुष्प में, एक पुष्प में या तो पुंकेसर उपस्थित होंगे अथवा केवल अंडप उपस्थित होगा। यदि किसी पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित है तो वो नर पुष्प कहलाता है, और यदि पुष्प में केवल अंडप उपस्थित है उस स्थिति में उसको मादा पुष्प कहते हैं। तो ऐसी एक लिंगता वाली परिस्थिति में सदैव पर परागण की क्रिया ही संभव होती है ना, क्योंकि नर पुष्प में जो जायंग वाला भाग है, अंडप वाला भाग है, वो अनुपस्थित है, जबकि निषेचन के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक लिंगता के बाद दूसरा जो अनुकूलन हमने पढ़ा था वो क्या था, भिन्न काल पक्वता,
है ना। स्वपरागण में इसकी जगह क्या लिया था हमने, भिन्न की जगह समकाल पक्वता, यहाँ भिन्न आ गया, उल्टा है उससे। भिन्न काल पक्वता का अर्थ है कि यदि मान लीजिए पुष्प द्विलिंगी है, एक लिंगी तो मैं तो होगा ही, लेकिन अगर मान लो पुष्प द्विलिंगी है तो अगर उसमें भिन्न काल पक्वता की स्थिति पाई जाती है तब भी क्या होगा, केवल परपरागण ही संपन्न होगा। मतलब भिन्न काल पक्वता का अर्थ हो गया कि जो पुंकेसर और जो अंडप दोनों हैं उनके परिपक्व होने का समय अलग अलग है। किसी पुष्प में क्या होगा, पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाएंगे, अंडप उसके बाद में होगा, और किसी पुष्प में अंडप पहले परिपक्व हो जाएगा और पुंकेसर उसके बाद में परिपक्व होंगे। इस आधार पर इनको भी दो भागों में बांट देते हैं। एक नाम होता है इसमें पुम पूर्वता, प्रोटेंड्री। पुम पूर्वता का अर्थ होता है पुष्प में पुंकेसर अंडप से पहले परिपक्व। तो यदि पुष्प में पुंकेसर किससे पहले, अंडप से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाता है, उनमें पुम पूर्वता पाई जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, पुम पूर्वता कहते हैं। ठीक है। और एक अगली होती है स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी अंग्रेजी में कहा जाता है इसको। इसमें क्या होगा, यहाँ पुंकेसर अंडप से पहले परिपक्व हो रहे हैं और इसमें क्या कर देंगे, अंडप पुंकेसर से पहले परिपक्व होगा, तो इसमें लिखेंगे पुष्प में अंडप पुंकेसर से पहले परिपक्व होते हैं। बिल्कुल क्लियर स्थिति है, सीधे सीधे ध्यान रखिए। पु और स्त्री, पु शब्द हमेशा किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए, नर के लिए। नर भाग कौन सा है, पुंकेसर, और पु के बाद क्या आ रहा है, पूर्वता, यानी नर भाग पहले, यानी पुंकेसर पहले परिपक्व हुए। ऐसे ही स्त्री किसके लिए आता है, मादा के लिए। पुष्प में मादा भाग अंडप और पूर्वता माने पहले, यानी अंडप पुंकेसरों से पहले परिपक्व होते हैं। इस भिन्नकाल पक्वता की इन दोनों में से कोई सी स्थिति हो, दोनों ही कंडीशन में परपरागण ही संपन्न होगा, स्वपरागण नहीं हो सकता है। ठीक है। भिन्नकाल पक्वता के बाद तीसरा एक और ले लेते हैं, जैसे विषम वर्तिकात्व। क्या होता है विषम वर्तिकात्व, इसमें पुंकेसर व अंडप की लंबाई में अत्यधिक भिन्नता की स्थिति, यानी पुंकेसर और अंडप किसी भी कौन सा पुष्प, उभयलिंगी, उनमें पुंकेसर और अंडप की लंबाई में यदि अत्यधिक भिन्नता की स्थिति है तो ऐसी स्थिति कहलाती है विषम वर्तिकात्व। और इस स्थिति में केवल क्या होता है, पर परागण की क्रिया ही संपन्न होती है। कैसे, दोनों स्थिति बनाते हैं। जैसे एक अंडप की लंबाई ये है, ठीक है, और पुंकेसर की लंबाई हो गई ये, और भी बना सकते हैं। अब यहाँ ये तो क्या हो गया, अंडप, और ये क्या हो गया, पुंकेसर। ठीक है। अब देखिए, अब
ये जैसे परागकोश परिपक्व होने के बाद स्फुटित होगा, परागकोश फटेगा, तो जैसे ही स्फुटित हुआ हवा के द्वारा परागकणों को बहा के या उड़ा के ले जाया जाएगा, वो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये भी क्या है, पुंकेसर, और ये क्या है, अंडप। ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, अंडप की जो वर्तिका है उसकी लंबाई बहुत अधिक है, लेकिन पुंकेसर की लंबाई बहुत कम है। तो यहाँ स्फुटन भी होगा, तब भी परागकण उस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच सकते। इसी को कहते हैं विषम वर्तिकात्व, माने कि पुंकेसर का पोतंतु और अंडप का वर्तिका दोनों की लंबाई में विषमता होती है, और वो विषमता बहुत अधिक होती है। उस अत्यधिक विषमता के कारण जो स्वपरागण की क्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, चौथी स्थिति क्या रहती है इसमें, एक आता है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता में क्या होता है कि कुछ पौधों के पुष्पों में ऐसी विशेषता पाई जाती है कि अगर मान लीजिए इसी पुष्प का परागकण कहाँ गिरे, इस वर्तिकाग्र पर गिर जाए, है ना, तो ये वर्तिकाग्र अपने ही पुष्प के परागकण को क्या करती है, अंकुरित नहीं होने देती है, उसको नष्ट कर देती है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसी को कहते हैं स्वबंध्यता। स्वयं माने स्वयं और बंध्यता माने बंध्य, यानी स्वयं के पराग कणों के लिए कैसे होते हैं, बंध्य होते हैं। दूसरी स्थिति, परागकण यदि स्वयं की वर्तिकाग्र पर गिर भी जाता है तो उसका क्या होगा, अंकुरण नहीं होता। ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्वबंध्यता। ठीक है, तो अपने मुख्य जो 4 अनुकूलन हैं किसके, पर परागण के, वो पढ़ लिए। फिर से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। एक लिंगता का अर्थ होता है पुष्प एकलिंगी होगा, या तो उसमें पुंकेसर पाए जाएंगे तो नर पुष्प हो जाएगा, या उसमें केवल अंडप होगा तो वो मादा पुष्प हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में केवल पर परागण ही संभव हो सकता है। दूसरी स्थिति में भिन्न काल पक्वता होता है। इसका अर्थ होता है कि पुष्प यदि उभयलिंगी है तो उसमें क्या हो रहा है, या तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहे, अंडप बाद में परिपक्व होगा, अथवा अंडप पहले परिपक्व हो जाएगा, पुंकेसर उसके बाद में परिपक्व होता है। यदि पुंकेसर अंडप से पहले परिपक्व होते हैं तो वो स्थिति पुंपूर्वता कहलाती है, इसको अंग्रेजी में प्रोटेंडरी कहते हैं। और यदि अंडप पुंकेसरों से पहले परिपक्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं स्त्री पूर्वता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोटोगायनी। ठीक है, तीसरी विषम वर्तिकात्व। इसमें पुंकेसर और अंडप की लंबाई में क्या होती है, अत्यधिक भिन्नता होती है। या तो पुंकेसर अंडप की तुलना में बहुत अधिक लंबा होता है, जिससे क्या होगा, परागकोश स्फुटित हुए और हवा के साथ उन परागकणों को तुरंत वहाँ से उड़ा दिया जाता है, तो परागकण यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अथवा पुंकेसर की लंबाई बहुत कम होती है और वर्तिका बहुत अधिक लंबी होती है, उस स्थिति में भी परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, चौथी स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का अर्थ होता है कि एक पुष्प का जो वर्तिकाग्र है ना, या जो परागकण हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर गिरता है तो उसका अंकुरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। इसी स्थिति को कहते हैं स्वबंध्यता, है ना। तब उस स्थिति में क्या होगा, किसी दूसरी प्रजाति का यदि परागकण आकर के गिरता है उस वर्तिकाग्र पर, तब उसका अंकुरण हो सकता है, अन्यथा स्वयं के परागकण का अंकुरण नहीं होगा, है ना। तो ये हो गए साहब अनुकूलन स्वपरागण के और पर परागण के।
चलिए नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आती है वो आएगी, इसमें हेडिंग लिखेंगे अपन परागण की युक्तियाँ। या विधियाँ, यानी परागण की जो क्रिया होती है वो किन तरीके से, किन माध्यमों से, किन विधियों से संपन्न होती है। ठीक है, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए परागण की युक्तियों को अपन पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि अपन को परागण की युक्तियों में पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। परागण की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से उसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन सा? एक होता है अजैविक युक्ति और एक होती हैं जैविक युक्ति। इसका मतलब क्या हो गया कि अजैविक युक्तियों में जो परागण की क्रिया होगी वो अजैविक पदार्थों से होगी। पदार्थ की जगह माध्यम, अजैविक माध्यमों द्वारा होगी। वातावरणीय कारक हो सकते हैं इसके, या अन्य हो सकता है। जैविक युक्तियों में ये जो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा होगी? जीवों के द्वारा। जीव का मतलब सजीवों के द्वारा। ठीक है, अजैविक युक्ति को आगे फिर से दो भागों में बांट देंगे अपन, जिनमें से एक होता है वायु परागण। ये परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? वायु के द्वारा। और एक होता है जल परागण। ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होगी? जल के द्वारा। जैविक युक्तियों को आगे हम कई प्रकार में बांट देंगे, जैसे नंबर 1 कीट परागण, नंबर 2 पक्षी परागण। ठीक है, नंबर 3 चमगादड़ द्वारा परागण। नंबर अगला चींटियों द्वारा परागण। और एक विशिष्ट विधि आती है, उसको कहते हैं कृत्रिम परागण। ठीक है, कृत्रिम परागण को जैविक युक्ति में क्यों रखा है? क्योंकि कृत्रिम का अर्थ क्या हो जाता है? मानव द्वारा, तो इसलिए ये जैविक में रख दिया अपन ने। ठीक है, तो इस तरीके से हमें परागण की युक्तियों या विधियों को इस क्रम में एक एक करके पढ़ना है ना। अब अपन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसको? अजैविक परागण। अजैविक परागण का अर्थ हो गया, इस परागण की विधि में अजैविक माध्यम के द्वारा, अजैविक माध्यम में जल या वायु के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। अजैविक में नंबर 1 लेते हैं अपन किसका? वायु परागण। वायु परागण। वायु परागण की क्रिया में क्या हो रहा है? अपन सिंपल सी एक लाइन में बोल सकते हैं कि पराग कण, जब परागकोश का स्फुटन होता है या परागकोश फटता है तो उसमें से जो परागकण निकलते हैं
वो परागकण वायु के साथ उड़ते हुए अन्य पौधों या अन्य पुष्पों तक पहुंचते हैं। यह क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायु परागण कहलाती है। अब वायु परागण के लिए कुछ अनुकूलन आवश्यक होते हैं। किसके लिए? वायु परागण के लिए। किसमें? पराग कणों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, ताकि वायु परागण की क्रिया आसानी से संपन्न हो सके। पुष्पों में और पराग कणों में क्या क्या विशिष्टताएं होती हैं? अनुकूलन, या इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? विशिष्टताएं। ये शब्द जोड़ते हैं, है ना। अब देखिए विशिष्टताएं देखते हैं अपन एक एक करके। नंबर 1, पहला, पुष्प छोटे आकार के। पहली स्थिति, यानी जिन पौधों में वायु परागण की क्रिया संपन्न होती है उन पौधों के पुष्प कैसे होते हैं? आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। दूसरा, पुष्प रंगहीन व गंधहीन। ठीक है। दोनों ही कंडीशन में देखिए, यहाँ पे परागण की क्रिया केवल वायु के द्वारा हो रही है, तो वायु में जो उड़ने वाले परागकण होते हैं या जो पुष्प जिनसे परागकोश बनता है और परागकणों का निर्माण होता है, ऐसे पुष्प छोटे आकार के होते हैं। यानी उनमें न तो किसी कीट को जाना है न किसी पक्षी को जाना है, इसलिए पुष्प छोटे आकार के। दूसरा, पुष्प रंगहीन व गंधहीन होते हैं, यानी इन पुष्पों को न किसी भी कीट या पक्षी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है, और जब अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है तो उसमें रंग और गंध की कोई उसकी जो महत्वपूर्ण होते हैं या उसकी कोई महत्व नहीं रह जाता, है ना। तो ये रंगहीन और कैसे होते हैं? गंधहीन। तीसरा, परागकण भार में कैसे होते हैं? हल्के। कैसे होते हैं? लाइट वेट, ताकि ये आसानी से वायु के साथ उड़कर जा सकें लंबी दूरी तक। चौथा, हल्के हो गए। चौथा, और क्या हो सकता है? पराग कणों के बाह्य चोल पर रोम उपस्थित हो सकते हैं। यानी कुछ पौधों के परागकण ऐसे भी होते हैं जिनके बाह्यचोल पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। उन रोम के कारण वायु के साथ ही आसानी से उड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उन वायु परागित पुष्पों और उनके परागकणों में ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है। अगला एक और विशेषता ले सकते हैं, पुष्प की वर्तिका। अधिक लंबी व चिपचिपी होती है। अब अभी तक यहाँ 4 तक अपन ने नॉर्मल सा पढ़ रहे हैं, 5वें में पढ़ रहे हैं पुष्प की वर्तिका अधिक लंबी व चिपचिपी होती है। एक उदाहरण अपन लेते हैं बहुत छोटा सा। आप सभी ने गुड़हल का पुष्प देखा होगा। तो जो गुड़हल का पुष्प होता है, क्या स्थिति रहती है साहब उसकी? ठीक है, इस तरीके से रहता है ना गुड़हल का पुष्प, लाल रंग का, जिसको चाइना रोज कहते हैं। और आप ध्यान देना, उसकी जो वर्तिका होती है, वर्तिका पुष्प से बाहर की तरफ इस तरीके से
और आगे यूँ गुंडीनुमा संरचना पुष्प से बाहर लटकी रहती है। ये से स्थिति में क्या हो रहा है, ये इसकी वर्तिका है ना, और ये हो गया वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कैसा है, अधिक लंबा, पुष्प से बाहर निकला हुआ है। और दूसरा कैसा, ये कैसा होता है, एडहेसिव, अंग्रेजी में कहें चिपचिपा। अब इसमें क्या होगा, जैसे परागकण वायु में उड़ते हुए जब यहाँ से निकलेंगे इसको टच करते हुए, तो ये परागकण इस वर्तिकाग्र से आसानी से क्या होगा, चिपक जाएंगे, है ना। ये विशिष्ट अनुकूलन है किसका, वायु परागित पुष्पों का। इसमें ये परागकण आसानी से इसकी वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और वर्तिकाग्र फिर उनको ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर से देखिए, वायु परागित जो पौधे होते हैं उनके पुष्प छोटे आकार के होते हैं, पुष्प रंगहीन व गंधहीन होते हैं क्योंकि इनको किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है। परागकण भार में हल्के होते हैं ताकि वायु के साथ आसानी से उड़कर जा सकें। परागकणों के बायचोल पर रोम उपस्थित हो सकते हैं, है ना, ताकि ये सब इनके क्या है, दोनों ये अनुकूलन हवा के साथ ये आसानी से उड़ सकें। और पुष्प की वर्तिका अधिक लंबी और चिपचिपी होती है, तो उससे क्या होगा, उड़ते हुए परागकण जब वर्तिकाग्र के संपर्क में टच होते हुए निकलेंगे तो इससे चिपक जाएंगे परागकण, है ना। तो ये परागण की क्रिया इस तरीके से संपन्न होती है। नेक्स्ट जो परागण आएगा अजैविक परागण में, वो आएगा कौन सा, जल परागण। ठीक है, नंबर 1 अपन ने अभी क्या पढ़ा, वायु परागण पढ़ा। अब इसके बाद में नंबर 2 आता है जल परागण, है ना। तो जिस तरीके से वायु परागण पढ़ा है उसी तरीके से अपन जल परागण को, परिभाषा, इसके अनुकूलन, ये चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। जल परागण के आगे 2 प्रकार हो जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।